जय डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है फोर्स डिफेंस एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप जानते हैं, हम यहाँ पर नेवी एसएसआर एमआर और साथ ही साथ में मेडिकल असिस्टेंट्स की जो वैकेंसीज आई है इंडियन नेवी के द्वारा जो रिलीज़ की गई है, साथ ही साथ इंडियन आर्मी और इसके अलावा एयरफोर्स एक्स ग्रुप में जो जीके जीएस के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उन सारे क्वेश्चन को हम स्टडी करेंगे प्रैक्टिस सेट के माध्यम से। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आज का जो थंबनेल है वो इसी बात पर है कि नेवी एसएसआर और एमआर की जो भर्ती है उसमें जीके जीएस का जितना भी पोर्शन आता है उसमें प्रैक्टिस सेट लगाए गए हैं। 20 मिनट में 20 क्वेश्चन रैपिड फायर जो है आपके सीरीज होगा। यहाँ पे काफ़ी अच्छा इंटरेस्टिंग सीरीज होगा जिसमें हम आपके क्वेश्चन आंसर्स, मतलब क्वेश्चंस तो होंगे लेकिन उसके सिमिलर जो आंसर्स या ऑप्शन दे रखे हैं उन ऑप्शन से नंबर ऑफ क्वेश्चंस यहाँ पे क्रिएट करने का प्रयास करेंगे। साथ ही साथ आपके जीके जीएस को बूस्ट करने के लिए जो है ये सीरीज चलाई गई है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, ध्यान से सुनिएगा। पहला क्वेश्चन क्या है? द फेमस लोंगसांग फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच ऑफ दी फॉलोइंग स्टेट्स। कहने का मतलब है कि यहाँ पे एक फेस्टिवल पूछ लिया है, बताइए इनमें से कौन सा राज्य जो है इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट करता है, बताइए। यहाँ पे ऑप्शन है आपके सामने, असम है, मणिपुर है, राजस्थान है और सिक्किम है। तो देखो यहाँ पे सीधा सीधा लोंगसांग जो है यहाँ पे समझ में आ रहा है कि ये तो नॉर्थ ईस्ट वाले स्टेट से है, तो राजस्थान तो पहले ही क्रॉस हो गया, ठीक है। बचा क्या? असम, मणिपुर और सिक्किम। असम में जो सबसे फेमस आपके महोत्सव है वो है बिहू। क्या है बच्चों? बिहू है, तो बिहू यहाँ पे हो गया। मणिपुर का जो है संगाई, क्या है? संगाई, क्या नाम है? संगाई जो है ये फेमस फेस्टिवल है। कहाँ का है? मणिपुर का। राजस्थान के फेस्टिवल की बात करूँ तो गणगौर हो गया। क्या हो गया? गणगौर, जो अभी हाल ही में हुआ था। और भी बहुत सारे राजे रजवाड़ों के जो है फेस्टिवल वो राजस्थान में सेलिब्रेट किए जाते हैं। बात कर ली जाए तो इसका राइट आंसर होगा आपका सिक्किम। सिक्किम का जो है लोंगसांग जो फेस्टिवल है वो फेमस है किसके लिए? सिक्किम स्टेट के लिए। किसके लिए? सिक्किम स्टेट के लिए। सिक्किम स्टेट की बात कर ली जाए बच्चों तो ये जो है गैंगटोक, क्या है? गैंगटोक जो है यहाँ पर सिक्किम का कैपिटल है। किसका कैपिटल है? सिक्किम का जो है राजधानी है गैंगटोक। बात कर ली जाए सिक्किम की तो सिक्किम में आप देखेंगे बच्चों यहीं पर आपके माउंट कंचनजंगा, क्या है? कंचनजंगा, क्या है? माउंट कंचनजंगा जो कि सेकंड हाईएस्ट पीक है इंडिया की। क्या है बच्चों? सेकंड हाईएस्ट पीक ऑफ इंडिया। क्लियर है? तो यहाँ पे जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं लिखवाते जा रहा हूँ उनको मेंशन करते जाइए, लिखते जाइए, इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे फिर से दोनों सिक्किम का जो कैपिटल है गैंगटोक जो है कंचनजंगा यहाँ की सेकंड हाईएस्ट पीक ऑफ इंडिया, मतलब भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट कंचनजंगा है, ध्यान रखिएगा। और वर्ल्ड की थर्ड हाईएस्ट पीक है आपकी कौन सी? कंचनजंगा। नाउ नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पे एब्रीविएशन से क्वेश्चन पूछा गया है, बताइए बीसीसीआई का पूर्ण रूप क्या है? कहने का मतलब है फुल फॉर्म ऑफ बीसीसीआई। तो बीसीसीआई आए दिन आप जो है देखते रहते हैं, ये एक जो है क्रिकेट बोर्ड है बच्चों। क्या है? क्रिकेट बोर्ड है। तो यहाँ पर ये बात तो समझ में आएगी कि क्रिकेट बोर्ड है, लेकिन फुल फॉर्म क्या होगा? बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, बोर्ड ऑफ कंट्रोल ऑफ साइकिलिंग इन इंडिया, बेसिक क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड और फिर बोर्ड ऑफ क्रिकेट ऑफ कंट्रोल। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, है ना, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, बीसीसीआई। बीसीसीआई की अगर बात कर ले बच्चों तो बीसीसीआई से ही रिलेटेड है आपका आईसीसी। क्या है बच्चों? आईसीसी, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, जो कि वर्ल्ड में आपके इंटरनेशनल क्रिकेट को मेंटेन करती है। इसके चेयरमैन जो है बच्चों, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, चेयरमैन जो है इंडिया के ही हैं, इसलिए मैं लिखवा रहा हूँ जय शाह। कौन है बच्चों? जय शाह, है ना, यहाँ पे चेयरमैन है। बात कर ली जाए बीसीसीआई के चेयरमैन की तो वो है रोजर बिन्नी। कौन है बच्चों? रोजर बिन्नी। कौन है? रोजर बिन्नी। क्लियर है? इतनी बात ध्यान दीजिएगा। टीम इंडिया के हेड कोच कौन है बच्चों? तो गौतम गंभीर। कौन है? गौतम गंभीर। कौन है बच्चों? गौतम गंभीर जो है ये क्या है? टीम इंडिया के हेड कोच है। तो ये सारे फैक्ट जो है क्रिकेट से ध्यान रखिएगा। हाल ही में आपका T20 वर्ल्ड कप जो है वो भारत ने जीता है ना। वनडे वर्ल्ड कप जो है ये अगर आप देखा जाए तो ऑस्ट्रेलिया जीता है। तो ये सारी जो कहानी है वो इसी के इर्द गिर्द है। भारत ने अगर बात कर ली जाए तो वर्ल्ड कप जो है अगर देखा जाए तो 1983 में जो है वर्ल्ड कप जीता था, फिर उसके बाद 2011 में जीता था और उसके बाद चांस बने थे 2023 में। बट 2023 में अहमदाबाद में, है ना, जो आपके याद है नरेंद्र मोदी स्टेडियम में, है ना, ऑस्ट्रेलिया ने भारत को हराया। इस तरह से भारत जो है आपके देखा जाए तो वर्ल्ड कप जो है तीसरी बार नहीं जीत पाई, है ना। तो ऐसे में यहाँ पर हमारे इसके ही बाद T20 वर्ल्ड कप हुआ, तो T20 वर्ल्ड कप हमने जीता। और उसके अलावा अगर देखा जाए चैंपियंस ट्रॉफी, तो चैंपियंस ट्रॉफी में फिर से भारत ने अपना जीत दर्ज किया। तो ये सारे फैक्ट जो है वो इंपॉर्टेंट है क्रिकेट से, और बीसीसीआई इनको मेंटेन करती है, किसके? भारत की क्रिकेट कंट्रोल को, और साथ ही साथ में आईसीसी वर्ल्ड क्रिकेट को कंट्रोल करती है। नाउ नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखें। आइडेंटिफाई द
कंट्री कॉल्ड, है ना, द कंट्री ऑफ विंड्स। इनमें से बताइए कौन सा ऐसा देश है जिसे पवनों का देश कहा जाता है ना, कंट्री ऑफ विंड्स। तो यहाँ पे जर्मनी है क्या, पोलैंड है क्या, चेक गणराज्य या चेक रिपब्लिक या डेनमार्क। तो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों डेनमार्क। क्या है, डेनमार्क एक स्कैंडिनेवियन कंट्रीज है ना, और इसे कहा जाता है विंड्स, है ना, क्या कहा जाता है, कंट्री ऑफ विंड्स। क्या कहा जाता है, कंट्री ऑफ विंड्स। नाउ नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिएगा। इन इंडिया द वर्क फोर्स पॉपुलेशन डज नॉट इंक्लूड पीपल ऑफ। भारत में कार्यबल यानी वर्क फोर्स आबादी में किन लोगों को शामिल नहीं किया जाता। कहने का मतलब है जो भारत की टोटल आबादी है इसमें से ऐसे कैसे एज क्राइटेरिया के लोग हैं जिन्हें वर्क फोर्स में शामिल नहीं किया जाता, मतलब कार्यबल में शामिल नहीं किया जाता। तो कहने का मतलब क्वेश्चन सीधा सीधा पूछ रहा है कि यहाँ पे चाइल्ड लेबर जो है प्रोहिबिशन वो भारत में कितने ईयर है। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा 14 ईयर जो है या 14 ईयर से बिलो अगर किसी भी बच्चे को आपके लेबर की जाती है, यानी आपके यहाँ पर अगर कार्य करवाया जाता है तो वो चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन के अंतर्गत आता है। और ये कहाँ लिखा है, तो ये लिखा है बच्चों आर्टिकल नंबर 24 में। कहाँ लिखा है, आर्टिकल नंबर 24, ये है आपके राइट टू अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, है ना, शोषण के विरुद्ध अधिकार में। कहाँ लिखा है बच्चों, शोषण के विरुद्ध अधिकार में। कहाँ लिखा है, शोषण के विरुद्ध अधिकार में, राइट टू अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन। और ये एक फंडामेंटल राइट्स है। कैसा राइट है, फंडामेंटल राइट्स है, जिसके अंतर्गत क्या कहा गया है, बिलो 14 यानी 14 से एज या 14 एज से कम वाले बच्चों को कहाँ हानिकारक कारखाने यानी डेंजरस जो जोन होते हैं, आपके डेंजरस जो इंडस्ट्रीज होती है वहाँ पे प्रोहिबिट किया गया है। और ऐसे में ये लोग जो है कार्यबल में शामिल नहीं होते, यानी वर्क फोर्स में आपके शामिल नहीं किए जाते। बाकी से ऊपर की एज वाले सारे के सारे आपकी क्या है, कार्यबल में शामिल है। क्लियर, अच्छा क्वेश्चन है ना, थोड़ा लॉजिकली बनाया है। तो ऑप्शन नंबर 14 जो है यानी यहाँ पे राइट होगा 14 ईयर। अगला क्या है क्वेश्चन देखिएगा ध्यान से, हु अमंग द फॉलोइंग फाउंडेड ऑफ सुंगा डायनेस्टी। सुंगा डायनेस्टी के फाउंडर कौन है, यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा। पुष्यमित्र सुंग है, अग्निमित्र है, वसुमित्र है या देवभूते। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा पुष्यमित्र सुंग। शुंग वंश के संस्थापक कौन है, तो शुंग वंश के संस्थापक बच्चों पुष्यमित्र सुंग। यहाँ पर क्वेश्चन जो पूछने का तरीका है बच्चों, हमें इस क्वेश्चन से बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। जैसे कल को हमसे गुप्ता डायनेस्टी के फाउंडर पूछ लिए जाए, जैसे हमसे मुगल के फाउंडर पूछ लिए जाए, जैसे हमारे दिल्ली सल्तनत के गुलाम स्लेव डायनेस्टी से क्वेश्चन पूछ लिए जाए, तुगलक से पूछ लिए जाए, सैयद से पूछ लिए जाए, लोधी से पूछ लिया जाए। तो ये वो क्वेश्चंस के टाइप है जिसमें यहाँ पर हमें क्या है, फाउंडर ऑफ डिफरेंट डिफरेंट डायनेस्टी एंड फाउंडर ऑफ लाइक कैपिटल ऑफ डिफरेंट डिफरेंट डायनेस्टी। तो कहने का मतलब है जो महत्वपूर्ण वंश हुए इतिहास में उन सब के संस्थापक और उनकी कैपिटल जो है वो हमें क्या करना है, फोकसली स्टडी करना है। क्लियर। नाउ नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। On the page of RS 2000 banknote of Mahatma Gandhi new series, there is a पिक्चर ऑफ महात्मा गांधी नई श्रृंखला के 2000 रुपए के बैंक नोट के पृष्ठ भाग पर आपकी क्या अंकित है। इनमें से यहाँ पे कुल मिला के ये है कि जो 2000 का नोट आज से पहले, मतलब जो कुल कहने का मतलब ये है कि 1 साल पहले तक ये चलता था, उससे पहले जो है इसे बैन कर दिया गया। तो ऐसी कंडीशन में जो 2000 का नोट था बच्चों, तो इस 2000 के नोट के जो बैकवर्ड जो आपके पार्ट है, उस बैक पार्ट पर कौन सा यहाँ पे मेंशन किया गया है, रेड फोर्ट है, मंगलयान है, सूर्य मंदिर है या फिर रानी की वाव है। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन है बच्चों। यहाँ पे अच्छा क्वेश्चन इसलिए है क्योंकि यहाँ पर आपसे नोट सीरीज पूछ ली जा सकती है कि किस नोट पर किसका यहाँ पे मेंशन किया गया है और किसको नहीं मेंशन किया गया। तो ये काफी इंटरेस्टिंग होगा जानने के लिए, और आपसे आंसर भी उम्मीद की जाती है कि इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर जो है बच्चों वो है मंगलयान। क्या है बच्चों, मंगलयान। क्या है, मंगलयान। यहाँ पर अगर बात कर ली जाए, रेड फोर्ट जो है ये 500 के नोट पर मिलेगा आपको। कहाँ मिलेगा बच्चों, 500 के नोट पर मिलेगा, है ना। यहाँ पर अगर बात कर ली जाए बच्चों, ध्यान से सुनिएगा, है ना, कोणार्क का सूर्य मंदिर जो है, कोणार्क का सूर्य मंदिर और रानी की वाव। क्या है बच्चों, रानी की वाव। तो मैं इन सब के जो है आपके यहाँ पे बता देता हूँ कि कौन सा सीरीज का नोट जो है कहाँ पर लिखा गया है और किस सीरीज के नोट्स में क्या क्या है। देखो यहाँ पे सबसे पहले अगर हम बात करें 10 रुपए, 20 रुपए, है ना, फिर उसके बाद है आपका 50, फिर उसके बाद है आपका 100 के बाद है बच्चों यहाँ पर अगर देखा जाए तो आप देखेंगे 200, और 200 के बाद देखा जाए तो 500, और 500 के बाद जो है वो मोस्ट प्रोबेबली 2000 का जो आपके यानी 2000 रुपए का जो नोट है ना, तो ये आपके पूरी तरह से बैन हो चुका है, मतलब अभी ये समाप्त कर दिया गया है। और ये 10 रुपए का नोट अगर देखा जाए, 20 रुपए का, 10 रुपए का, 100 रुपए का, है ना, 200 का, 500 का, तो 500 पे रेड फोर्ट है। क्या है बच्चों, रेड फोर्ट है। 200 पे सांची है। क्या है बच्चों, सांची है ना। 100 पर आपका देखेंगे यहाँ पर 50 पर हम्पी है। क्या है, हम्पी है, हम्पी का जो केव है वो है। 10 रुपए पर आपके सन टेम्पल है। क्या है बच्चों, सन टेम्पल है ना। फिर उसके बाद 20 रुपए पर क्या है, तो 20 रुपए पर एलोरा है, एलोरा है। एलोरा के बाद
100 पर क्या है बच्चों, तो 100 पर है आपके रानी की वाव। क्या है बच्चों, रानी की वाव। क्या है बच्चों, रानी की वाव। तो ये हो गया सीरीज, और ये हो गए सारे आंसर्स, और ये हो गए सारे आपके फैक्ट। तो इनको इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इनको रट लीजिए, इनको ध्यान से याद कर लीजिए। अगला क्वेश्चन क्या है, देखो जल्दी से। व्हेन वाज द फर्स्ट कंप्लीट सेंसस कंडक्टेड इन इंडिया? भारत में पहली संपूर्ण जनगणना जो है कब की गई? ध्यान से सुनिएगा। 1887 से की गई है, 1882 से की गई है, 1880 से की गई है, 1881 से। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 1881। कैसे? ध्यान से सुनिएगा। भारत में अगर बात कर लीजिए सेंसस की, तो सेंसस स्टार्ट हुआ था बच्चों 1872 में, और ये स्टार्ट किया गया था बाय लॉर्ड मेयो के द्वारा। किसके द्वारा बच्चों? बाय लॉर्ड मेयो के द्वारा जो है इसको स्टार्ट किया गया था। बट इट नॉट बी रेगुलर सेंसस, ये एक रेगुलर सेंसस मतलब नियमित जनगणना नहीं थी। ये एक बार हुई थी बंगाल में, उसके बाद कब होगी, कहाँ होगी, ऐसा कोई यहाँ पे मतलब प्री डिसाइड नहीं था। तो ऐसी कंडीशंस में 1881 में जब यहाँ पे हमारे जो वॉइसरॉय हैं वो चेंज हुए और नए वॉइसरॉय आए लॉर्ड रिपन, तो लॉर्ड रिपन के थ्रू जो है इससे एक रेगुलर सेंसस किया गया। कैसा किया गया बच्चों? रेगुलर सेंसस किया गया। और रेगुलर सेंसस जो कि 10 ईयर में ऑर्गेनाइज किया जाता है। कितने? पर 10 ईयर में क्या किया जाता है बच्चों? ऑर्गेनाइज किया जाता है। तो ऐसे में लॉर्ड रिपन वाज दी रियल फाउंडर ऑफ या रियल एस्टैब्लिशमेंट ऑफ इंडियन सेंसस, है ना, रेगुलरली। तो ऐसे में यहाँ पे राइट जो होगा वो 1881 होगा। और ये किसके थ्रू किया गया? तो बाय लॉर्ड रिपन के थ्रू। किसके थ्रू किया गया है बच्चों? बाय लॉर्ड रिपन जो है के द्वारा इसको क्या किया गया है? कंटिन्यू किया गया है, रेगुलर किया है, और वो भी कितने वर्षों में? हर 10 वर्षों में। तो ऐसे में ये 1881 से स्टार्ट हुआ, और हमारे पास अभी तक डाटा है 2011 के। कहां तक है बच्चों? 2011 के। तो स्टार्टिंग से लेके तो ये 2011 का जो सेंसस है ये 15 नंबर का है। कौन से नंबर का है बच्चों? 15 नंबर का है। और जब भारत की आजादी की बात करें तो 1947 में भारत आजाद हुआ। आजादी के बाद हमारा जो फर्स्ट सेंसस था वो था दैट इज 1951, 1951। तो ऐसे में ये 7th सेंसस होता है 2011 का आफ्टर इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया। भारत की आजादी के बाद ये 7वां क्या होता है? जनगणना होता है। बात कर लीजिए बच्चों सेंसस अगर देखा जाए बच्चों तो ये सेंसस जो है ये एक यूनियन लिस्ट का सब्जेक्ट है। किसका सब्जेक्ट है बच्चों? यूनियन लिस्ट। अब ये यूनियन लिस्ट क्या होती है? तो हिंदी में से संघ सूची कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? संघ सूची कहते हैं। ये किस मिनिस्ट्री का पार्ट है? तो मिनिस्ट्री अगर पूछ ली जाए, मिनिस्ट्री मतलब समझते हैं आप, मिनिस्टर होते हैं जिसमें कैबिनेट का पार्ट होते हैं। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स किसका है बच्चों? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का जो है पार्ट है। किसका पार्ट है? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का पार्ट है। गृह मंत्रालय का एक हिस्सा है। किसका हिस्सा है बच्चों? गृह मंत्रालय का हिस्सा है। तो ये सारे जो है आपके डाटा याद रखना है, और इन्हें अपना पेन और कॉपी लेकर बैठे, ताकि ये जो जितना भी डाटा मैं आपको बता रहा हूँ एक्स्ट्रा, ये सारा का सारा आप मेंशन करते जाए, लिखते जाए। क्वेश्चंस का भरोसा नहीं, किस क्वेश्चन में किस तरह से क्वेश्चन आपसे पूछ दिया जाए। तो हमारे पास लेटेस्ट डाटा कौन सा है बच्चों सेंसस का? तो वो है 2011 का। और हम अभी तक किस डाटा को फॉलो करते हैं? तो 2011 को फॉलो करते हैं। क्लियर है? पहली बार जनगणना कब हुई है? तो 1872 में, बट इट नॉट बी रेगुलर, ये रेगुलर नहीं थी। 1881 में इसे क्या किया गया बच्चों? रेगुलर किया। किसने किया? लॉर्ड रिपन ने। और कितना? हर 10 वर्षों में। 2011 की बात कर ले तो शुरुआत से ये 15 नंबर की है, आजादी के बाद ये 7वें नंबर की है। चलिए आगे बढ़ते हैं। Which of the following is a not a cricketer? इनमें से कौन सा जो है क्रिकेटर नहीं है? देखो बच्चों, साइना नेहवाल है ना, यहाँ पे जवागल श्रीनाथ है, फिर है राहुल द्रविड़ है, और उसके बाद जो अगला आता है बच्चों वो है सचिन तेंदुलकर। तो आपको पता है कि ये जो है राहुल द्रविड़ हो गया, सचिन तेंदुलकर हो गया, जवागल श्रीनाथ हो गया, ये सारे के सारे क्या है? आपके क्रिकेटर है। साइना नेहवाल नहीं है बच्चों। साइना नेहवाल जो है ये क्या है? ये है आपकी अगर बात कर ली जाए तो एक बैडमिंटन प्लेयर है, और साथ ही साथ में ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाली क्या है? बैडमिंटन प्लेयर है साइना नेहवाल। तो ऑप्शन नंबर ए जो हो गया वो आपके करेक्ट हो गया। नाउ नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द कंट्री हैज लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड? विश्व के सबसे लंबा संविधान किस देश का है? तो बच्चों सबसे लंबा संविधान जो है वो है भारत का। किसका है बच्चों? सबसे लंबा संविधान जो है वो किसका है? भारत का। यहाँ पे वेरी वेरी मोस्ट आईएमपी। भारत का संविधान की अगर बात कर लो बच्चा, तो इसको बनाया है एक असेंबली ने, जिसे कहा जाता है कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली ने। किसने बनाया बच्चों? कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली ने बनाया है। और इस कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली की फॉर्मेशन कब होती है? तो ये होती है बच्चों, अगर हम बात कर ले, इसकी फर्स्ट मीटिंग होती है 11 दिसंबर, है ना, 1946 में होती है। फिर आपके 9 दिसंबर 1946, है ना। सेकंड मीटिंग होती है 9 दिसंबर 1946 में, है ना, 11 दिसंबर। और फिर होती है 13 दिसंबर 1946 में। क्लियर है? तो ये इंपॉर्टेंट डेट से कुछ ध्यान रखना। इसको एस्टैब्लिश कैसे किया गया? तो बाय कैबिनेट मिशन के
थ्रू जो है, कैबिनेट मिशन के थ्रू जो है इसे क्या किया गया, स्टैब्लिश किया गया। क्लियर एवरीवन? तो ये थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, कैबिनेट मिशन के थ्रू इसको क्या किया गया, स्टैब्लिश किया गया। और कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के फॉर्मेशन के बाद इसकी 3 मीटिंग होती है, 9 दिसंबर, 11 दिसंबर एंड 13 दिसंबर। और फाइनली ये जो है कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली 26 ऑफ नवंबर 1949 में कॉन्स्टिट्यूशन को रेडी कर देती है। और इसी कॉन्स्टिट्यूशन को 26 ऑफ जनवरी इन 1950 में क्या कर दिया जाता है बच्चों, इम्प्लीमेंट या लागू कर दिया जाता है। इसे रिपब्लिकन डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है, इसे 26 नवंबर को कॉन्स्टिट्यूशन डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। और ये फर्स्ट मीटिंग, देयर इज सेकंड मीटिंग एंड थर्ड मीटिंग। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से आपको याद रखना है। ये क्या कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली कैसे बना बच्चों, तो कैबिनेट मिशन के थ्रू बना है ना। यहाँ पर अगर बात कर ले कितनी मीटिंग हुई, तो 3 इंपॉर्टेंट मीटिंग है, 9, 11 और 13। बात कर ली जाए संविधान बनकर तैयार कब हो गया, 26 नवंबर 1949 में। संविधान लागू कब हुआ, 26 जनवरी 1950 में। ठीक है, अगला है लू इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स ऑफ विच सीजन। लू जो है ये किस ऋतु का जो है आपके विशेषता है। यहाँ पे ऑटोनम और फिर है विंटर सीजन, स्प्रिंग और या फिर ग्रीष्म। ध्यान दीजिएगा, लू जो है बच्चों ये विशेषकर जो है आपके नॉर्थ इंडियन रीजन में। कहाँ पर बच्चों, नॉर्थ इंडियन रीजन में। कब बच्चों, ध्यान से सुनिएगा, नॉर्थ इंडियन रीजन में ये चलती है अप्रैल और मई के मंथ में। कहाँ पर चलती है बच्चों, नॉर्थ इंडियन रीजन में अप्रैल और मई के मंथ में चलती है। अभी अप्रैल चल रहा है और मई आने वाला है, तो इससे में ऐसे में इंडिया का टेम्परेचर बढ़ेगा। और टेम्परेचर जब बढ़ेगा बच्चों तो यहाँ पर क्या दिखेगी, आपको लू देखने को मिलेगी। ठीक है, तो ये समर सेशन में यानी समर सीजन में काफी अच्छे से देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो ये गर्म हवाएं होती है जो कि लोकल हवा होती है, यानी आपकी स्थानीय हवा होती है, जो कि नॉर्थ इंडिया रीजन में देखने को मिलती है अप्रैल और मई के माह में। अगला क्या है बच्चों, ध्यान से सुनिएगा, वेयर इज द खजुराहो ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट यूनेस्को कल्चर हेरिटेज साइट प्रेजेंट। यूनेस्को सांस्कृतिक विरासत स्थल खजुराहो का स्मारक कहाँ है, तो बच्चों खजुराहो की स्मारक जो है वो कहाँ है, मध्य प्रदेश में। कहाँ है, मध्य प्रदेश में, है ना। कहाँ है, मध्य प्रदेश में। 1986 में एज अ यूनेस्को हेरिटेज साइट जो है इसको क्या किया गया, आपके स्वीकार किया गया। यूनेस्को का फुल फॉर्म क्या है बच्चों, तो ध्यान से सुनिएगा, यूनाइटेड क्या है बच्चों, यूनाइटेड नेशंस। क्या है बच्चों, यूनाइटेड नेशन, है ना, यूनाइटेड नेशन, है ना, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल। क्या है बच्चों, एजुकेशनल, है ना, साथ साथ दोहराते जाइएगा, एजुकेशनल, साइंटिफिक, है ना, एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो ये इसका फुल फॉर्म है। इसकी एस्टैब्लिशमेंट 1946 में होती है। इसका हेडक्वार्टर जो है बच्चों पेरिस में है। कहाँ है बच्चों, पेरिस में। ठीक है, पेरिस फ्रांस में। तो ये है यूनेस्को का फुल फॉर्म। और यूनेस्को जो है आपके हेरिटेज लिस्ट जारी करता है 1986 में मध्य प्रदेश में। यहाँ कर्नाटका में हम्पी है, क्या है बच्चों, मॉन्यूमेंट हम्पी है, हम्पी केव्स। ठीक है, यहाँ राजस्थान में आप देखेंगे तो राजस्थान में किले हैं, है ना, जैसे गागरोन का किला, जैसे चित्तौड़गढ़ का किला, ये सारे आमेर का किला। दिल्ली में आपको कुतुब मीनार जैसे जो है आपके मॉन्यूमेंट देखने को मिलेंगे। तो ये सारे यूनेस्को हेरिटेज हैं जो कि भारत के फेमस मॉन्यूमेंट्स हैं और साथ ही साथ में टूरिस्ट डेस्टिनेशन प्लेसेस भी हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, वेयर डिड वास्को डी गामा लैंड इन इंडिया इन 1498। 1498 में वास्को डी गामा कहाँ उतरा था, है ना। तो बच्चों यहाँ पर इसका देखो, ध्यान से सुनिएगा, इसका थोड़ा सा हम एक्सप्लेनेशन कर लेते हैं। आपको पता है कि गोवा उतरा था, नहीं सर गोवा नहीं गया था, मंगलोर नहीं, तो कोचीन नहीं, तो नहीं, तो कहाँ गया था बच्चों, कालीकट में। और यहाँ इनका वेलकम जो किया था बच्चों, यहाँ इनका स्वागत, यहाँ इनका वेलकम जो किया था, स्वागत जो किया था, वो किया था बच्चों यहाँ पे जमोरीन ने। किसने किया था बच्चों, जमोरीन ने। जमोरीन वहाँ के लोकल जो है आपके रूलर थे, उन्होंने इनका वेलकम किया। ठीक, अगर बात कर ली जाए यूरोपियंस की, यानी यूरोप से आने वाली कंपनीज की, तो बच्चों सबसे पहले जो है पुर्तगीज आए, यानी पोर्तुगल जो है वो भारत में आए। पोर्तुगल के बाद जो है बच्चों डच आए, डच के बाद ब्रिटिशर्स आए। कौन आए बच्चों, ब्रिटिशर्स आए। ब्रिटिशर्स के बाद जो है डेन आए, डेनिश जिसे हम कहते हैं नीदरलैंड हॉलैंड के। और उसके बाद जो है फ्रेंच आई। कौन है बच्चे, फ्रेंच आए। ठीक है, तो यहाँ पे ईयर ध्यान रखिएगा, 1498 में ये आए, फिर 1600 में ब्रिटिशर्स आए और 1664 में बच्चों कौन आए, फ्रेंच कंपनीज आई। क्लियर है। ब्रिटिश इंडिया की ओर से एक कंपनी आई थी जिसे कहा जाता है ईस्ट इंडिया कंपनी। क्या कहा जाता है बच्चों, ईस्ट इंडिया
कंपनी, क्या कहा जाता है बच्चों, ईस्ट इंडिया कंपनी कहा जाता है। क्लियर है? तो ये सारा हो गया आपका क्या, यहाँ पे वास्को डी गामा, और साथ ही साथ में हाँ ध्यान रखिएगा यहाँ पर जो पोर्तुगीज की ओर से जो ट्रैवलर आए थे, है ना, जो नाविक आए थे बच्चों, उनका नाम था वास्को डी गामा। ये कालीकट, यानी कालीकट कहाँ है बच्चों, तो ये केरल स्टेट में है। कहाँ है, केरल स्टेट में है। और केरल स्टेट में इनका वेलकम किसने किया, तो जमोरिन ने किया। किसने किया बच्चों, जमोरिन। जमोरिन कौन थे, तो लोकल रूलर थे। क्लियर है? इतनी इंफॉर्मेशन आपको क्या है, यूरोपियंस के फॉर्म में जाननी होगी। फर्स्ट कंपनी दैट इज पोर्तुगीज और लास्ट कंपनी दैट इज फ्रेंच। क्लियर एवरीवन? और साथ ही साथ में ब्रिटिशर्स दे आर वी सक्सेस इन इंडिया, और 1600 में ये भारत आ चुके थे। अगला कंपनी का नाम क्या था, ईस्ट इंडिया कंपनी। अगला है क्वेश्चन करंट अफेयर से है, वेयर वाज द डेजर्ट साइक्लोन एक्सरसाइज 2024 हेल्ड। डेजर्ट साइक्लोन 2024 जो है कहाँ आयोजित किया गया, तो बच्चों ये राजस्थान रेंज में आपके जो है, राजस्थान के जो हमारे भीषण जो गर्मी वाला क्षेत्र है यहाँ पर आयोजित किया गया। और ये जो है एक आर्मी एक्सरसाइज है। और बात कर ली जाए तो ये आपके यूएई है ना, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स एंड इंडिया के बीच में, किसके बीच में बच्चों, यूनाइटेड अरब एमिरेट एंड इंडिया के बीच में जो है आपके किया गया एक एक्सरसाइज है यूएई। यूनाइटेड अरब एमिरेट। आपने दुबई का नाम सुना होगा बच्चों, किसका, दुबई का नाम सुना होगा। तो दुबई जो है इसका सबसे बड़ा सिटी है ना। बुर्ज खलीफा आपने नाम सुना होगा, बहुत सारे गानों में भी लिखा है ना, जिक्र दा दिला दो तुझे बुर्ज खलीफा। तो वही बुर्ज खलीफा जो है बच्चों दुबई में है। और दुबई किसका पार्ट है, यूएई का। यहाँ पे इसकी कैपिटल क्या है, तो आबू धाबी। क्या नाम है बच्चों, आबू धाबी। ठीक है, आबू धाबी। क्लियर एवरीवन? ये इसकी कैपिटल है किसकी, यूएई की। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है बच्चों केसरी। द न्यूज़पेपर वाज स्टार्टेड बाय। केसरी समाचार पत्र की शुरुआत किसने की है, तो बीजी तिलक ने की है, राजा राम मोहन रॉय ने की है, सरदार पटेल ने की है, या जीके गोखले ने की है। यहाँ पे राइट आंसर होगा बच्चों बीजी तिलक। बीजू तिलक ने जो है महाराष्ट्र की जनता को, कहाँ पे बच्चों, महाराष्ट्र की जनता को एज अ नेशनल मूवमेंट में इन्वॉल्व करने के लिए केसरी लोकल पेपर जो है केसरी, साथ ही साथ में मराठा, क्या है बच्चों, मराठा। और साथ ही साथ में अगर बात कर ली जाए तो गीता रहस्य ऐसी पुस्तकों का क्या किया है, या ऐसे, ये दोनों पत्र है बच्चों, लेटर हैं। और ये क्या है, एक बुक है जो कि बाल गंगाधर तिलक के द्वारा लिखी गई। बात कर ली जाए राजा राम मोहन रॉय, तो राजा की जो उपाधि है ये अकबर द्वितीय ने दिया था। किसने दिया था बच्चों, अकबर सेकंड ने दिया था इनको। किसने दिया था, अकबर सेकंड ने दिया था। बात कर ली जाए सरदार पटेल, तो सरदार पटेल जो है फर्स्ट होम मिनिस्टर है बच्चों इंडिया के। क्या है बच्चों, फर्स्ट होम मिनिस्टर है ना। फर्स्ट होम मिनिस्टर कौन है इंडिया के, सरदार वल्लभ भाई पटेल। बात कर ली जाए सरदार की, तो सरदार को जो है यहाँ पर आप देखिए इन्हें आयरन मैन कहा जाता है बच्चों। क्या कहा जाता है, आयरन मैन कहा जाता है। इन्हें यूनिटी मैन कहा जाता है बच्चों। क्या कहा जाता है, यूनिटी मैन कहा जाता है। इन्हें बिस्मार्क कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चों, बिस्मार्क कहा जाता है। इन्हें सरदार कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चों, सरदार कहा जाता है। ठीक है, इन्हीं का सबसे बड़ा स्टैचू बना हुआ है इंडिया में, गुजरात में केवड़िया में नर्मदा के किनारे, जिसे कहा जाता है स्टैचू ऑफ यूनिटी। और इन्हीं का जो है बच्चों एक डैम बना हुआ है नर्मदा के ऊपर, जिसे कहा जाता है सरदार सरोवर डैम। तो सारा पोस्टमार्टम हमने कर दिया। अगला है जीके गोखले, जिसे कहते हैं गोपाल कृष्ण गोखले। ये महात्मा गांधी के, किसके बच्चों, ध्यान सुनेगा, महात्मा गांधी के राजनैतिक क्या है, गुरु हैं, टीचर हैं। कौन है बच्चों, जीके गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले। किसके बच्चों, महात्मा गांधी के। किसके बच्चों, महात्मा गांधी। महात्मा गांधी को आप जानते होंगे, राष्ट्रपिता बापू है ना, महात्मा गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी। अगला देखो, द रिवोल्यूशन ऑफ इज रिलेटेड, है ना, यहाँ पे व्हाइट रिवोल्यूशन का पूछ लिया बच्चों। लास्ट टाइम हमने ब्लू रिवोल्यूशन पूछा था, तो वो चलता रहेगा, ये क्वेश्चन आते ही आते हैं, तो इसलिए मैंने इनको कंपलसरी कर लिया। तो व्हाइट रिवोल्यूशन बिलोंग्स टू, व्हाइट रिवोल्यूशन मिल्क प्रोडक्शन से बिलोंग करता है। किससे बिलोंग करता है बच्चों, मिल्क रिलेबल और मिल्क से इंडिजीनियस मिल्क प्रोडक्शन को बूस्ट करने के लिए इंडिया ने स्टार्ट किया था 1970 के डिकेड से। जो प्रोग्राम था वो था व्हाइट रिवोल्यूशन, और इसको स्टार्ट किया था वर्गीज कुरियन ने। किसने बच्चों, वर्गीज कुरियन ने, है ना। तो वेरी वेरी मोस्ट एमपी है ना, वर्गीज कुरियन विल बी फाउंडर ऑफ या फादर ऑफ व्हाइट रिवोल्यूशन। क्या है बच्चों, फादर ऑफ व्हाइट रिवोल्यूशन। क्या है बच्चों, फादर ऑफ व्हाइट रिवोल्यूशन। क्लियर एवरीवन, दैट इज वर्गीज कुरियन, है ना। फिर उसके बाद एग प्रोडक्शन, ये इसे सिल्वर रिवोल्यूशन कहा जाता है। सिल्वर रिवोल्यूशन कहा जाता है। मछली के लिए ब्लू हो गया, मछली के लिए ब्लू हो गया। ऑयल सीड्स के लिए येलो हो गया। क्या हो गया बच्चों, येलो हो गया। तो येलो, सिल्वर और ब्लू, ये सारे के सारे रिवोल्यूशन इससे रिलेटेड है। अगला है परमानेंट सेक्रेटरीट टू कोऑर्डिनेट द इंप्लीमेंटेशन ऑफ सार्क प्रोग्राम इज लोकेटेड एट। सार्क के कार्यक्रम को करने के लिए स्थायी सचिवालय कहाँ है, तो स्थायी सचिवालय जहां सार्क का हेडक्वार्टर है। सार्क का फुल फॉर्म क्या है, इसको समझ लो।
है ना। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, सार्क का फुल फॉर्म है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। ध्यान सुनिएगा, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन 8 दिसंबर 1985 में इसकी फाउंडेशन हुई है। इसका हेडक्वार्टर जो है बच्चों ये है काठमांडू में। कहाँ है? काठमांडू में है। और ये काठमांडू कहाँ है बच्चों? तो ये नेपाल में है। कहाँ है बच्चों? नेपाल में। क्लियर एवरीवन। यहाँ पे अगर बात कर ली जाए सार्क की, तो ये साउथ ईस्ट एशियन नेशंस का क्या है? एक एसोसिएशन है ना। इसका काम ही यही होता है। बात कर ली जाए आपके यहाँ पर अब यहाँ पे देखा जाए इसके मेंबर, तो टोटल मेंबर है 8। और मेंबर में कौन कौन है बच्चों? ध्यान से सुनना, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, है ना, इंडिया के बाद है नेपाल। क्या है बच्चों? नेपाल के बाद है भूटान। क्या है बच्चों? भूटान के बाद है आपका बांग्लादेश। क्या है बच्चों? बांग्लादेश। कितने हो गए? 2 3 6 और एक और 2 और बचे हैं। तो एक है श्रीलंका। क्या है बच्चों? श्रीलंका। और एक है बच्चों मालदीव। क्या है? मालदीव। तो ये है आपके क्या यहाँ पे सार्क के नेशंस, और ये है सार्क का राइट आंसर जो कि है काठमांडू, नेपाल। क्लियर। नाउ नेक्स्ट, अगला एनआरआई डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? एनआरआई डे सेलिब्रेट किया जाता है बच्चों एवरी ईयर 9 जनवरी को। कब बच्चों? 9 जनवरी को। और इसका कारण है क्योंकि महात्मा गांधी 1893 में जो है बैरिस्टर का स्टडी करने के बाद साउथ अफ्रीका चले गए थे बच्चों। कहाँ? साउथ अफ्रीका। एक अब्दुल्ला कंपनी का केस लड़ने के लिए कहाँ चले गए? साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका जाने के बाद उन्होंने व्हाइट और ब्लैक रेवोल्यूशन स्टार्ट की, इन द सेंस ऑफ जिस तरह से उनके बीच डिस्क्रिमिनेशन किया गया अंग्रेजों के द्वारा, है ना। ब्लैक एंड व्हाइट का जो वहां पे सबसे बड़ा हरासमेंट चल रहा था, तो उस हरासमेंट को लेकर महात्मा गांधी ने प्रयास किया और यहाँ पे एक रेवोल्यूशन स्टार्ट किया। ऐसे में यहाँ से जब वो लौटे तो 1915 में वो भारत पहुंचे। भारत में कहाँ पहुंचे बच्चों? तो मुंबई में पहुंचे। कहाँ पहुंचे? मुंबई में पहुंचे। और मुंबई में पहुंचने के बाद जब जिस दिन ये पहुंचे थे वो थे 9 जनवरी। इसलिए एवरी ईयर इसे सेलिब्रेट किया जाता है एज अ एनआरआई डे या प्रवासी भारतीय दिवस। कौन सा दिवस बच्चों? प्रवासी भारतीय दिवस। क्या है? प्रवासी भारतीय दिवस। भारत सरकार के द्वारा 2015 से 2 सालों के बीच में सेलिब्रेट किया जाने लगा। तो ऐसे में इससे पहले जो सेलिब्रेशन हुआ था बच्चों 2023 में हुआ था, जो कि इंदौर शहर में हुआ था। कहाँ हुआ था बच्चों? इंदौर में हुआ था। इसके बाद जो अगला सेलिब्रेशन 2025 में इस बार हुआ है 9 जनवरी, क्योंकि निकल चुका है 9 जनवरी, ये हुआ है भुवनेश्वर में। कहाँ हुआ है बच्चों? भुवनेश्वर में। क्लियर। भुवनेश्वर कहाँ है बच्चों? तो ओडिशा में है। कहाँ है? ओडिशा में। तो ये हो गया आपका इंपॉर्टेंट फैक्ट। इंपॉर्टेंट है ये डे, ध्यान से सुनिएगा। अगला है उमियम लेक, जो है ये कहाँ पे है? एज अ बारापानी लेक के नाम से जाने आती है बच्चों। तो उमियम झील जो है ये कहाँ स्थित है? उमियम झील जो है बच्चों ये है बच्चों यहाँ पर अगर बात कर ली जाए मेघालय में। कहाँ पे बच्चों? मेघालय। मेघालय में ही आपको यहाँ पे कल ही हमने क्वेश्चन पढ़ाया था, गैरो खैसी जयंतिया। गैरो खैसी और जयंतिया, गैरो खैसी जयंतिया, ये 3 जो है आपके हिल्स हैं। और इस हिल्स में खांसी में ही मौसिन राम है। क्या है? मौसिन राम है। क्या है बच्चों? मौसिन राम है। क्लियर है। जो कि लार्जेस्ट रेनफॉल एरिया है, अराउंड 100,000 जो है सेंटीमीटर से भी अबव क्या होती है यहाँ पे रेनफॉल होती है। वर्ल्ड का हाईएस्ट रेनफॉल एरिया जो है वो कौन सा है? मौसिन राम। और ये कहाँ है बच्चों? मेघालय में। और किस हिल्स में आता है? गैरो नहीं, खैसी हिल्स में आता है। बात कर लीजिए असम में जो आपकी लेक है जिसका नाम है डिपोर बिल। क्या नाम है बच्चों? डिपोर बिल। क्या नाम है? डिपोर बिल लेक है। डिपोर बिल लेक है। सिक्किम में जो है वो है चोलामू। क्या है? चोलामू, जो कि हाईएस्ट एल्टीट्यूड लेक है। क्या है बच्चों? हाईएस्ट एल्टीट्यूड लेक्स है। किसकी बच्चों? इंडिया की। क्लियर एवरीवन। तो हाईएस्ट एल्टीट्यूड लेक्स है वो है कौन सी? आपके चोलामू। क्लियर। तो इतने सारे फैक्ट आपको याद रखना है। अगला है लास्ट क्वेश्चन, सेकंड लास्ट क्वेश्चन। द कोस्ट ऑफ तमिलनाडु इज नोन एज विच ऑफ द फॉलोइंग? तमिलनाडु के कोस्ट को यहाँ पे क्या कहा जाता है? तो बच्चों यहाँ पे ध्यान रखो, है ना, पर्टिकुलर कोस्टल एरिया जो कि आपके प्लेन्स के फॉर्म में होते हैं। तो ऐसे में इंडिया का जो 9 स्टेट्स है दे आर बिलोंग्स टू कोस्टल स्टेट्स, है ना। गुजरात यहाँ से स्टार्ट होता है। गुजरात के बाद महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र के बाद जो है बच्चों गोवा, ड्रीम सिटी, कर्नाटका, है ना। कर्नाटका के बाद केरल, केरल के बाद बच्चों है तमिलनाडु, तमिलनाडु के बाद है आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश के बाद है ओडिशा, एंड ओडिशा के बाद है बच्चों वेस्ट बंगाल। दीज आर 9 कोस्टल स्टेट्स इन इंडिया। ये 9 जो है क्या है? कोस्टल स्टेट्स है। आप देख सकते हैं इसके वेस्ट पार्ट में अरेबियन सी है, साउथ में इंडियन ओशन है। क्या है? इंडियन ओशन है। और ईस्ट में है बे ऑफ बंगाल। क्या है बच्चों? बे ऑफ बंगाल है। ठीक है। तो ये सारी जो है दे आर सराउंडेड इन द 3
थ्री पार्ट्स ऑफ वाटर, तो इसलिए पेनिनसुलर इंडिया भी कहा जाता है। अब यहाँ पे बात करती जाए कोस्टल स्टेट्स की या कोस्टल प्लेन्स की, तो कोस्टल प्लेन्स में अगर आप देखेंगे यहाँ पे बच्चों, तो इन्हें अलग अलग जगहों पर अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे गुजरात का जो कोस्ट है बच्चों, इसे कहा जाता है गुजरात, क्या कहा जाता है, गुजरात कोस्ट कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चों, गुजरात कोस्ट कहा जाता है। महाराष्ट्र से गोवा का जो है इसे आपके कोंकण कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कोंकण कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चों, कोंकण कोस्ट। गोवा से कर्नाटक जो है इसे यहाँ पे कन्नड़ कोस्ट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कन्नड़ कोस्ट कहा जाता है। और ये जो है आपका ये है मालाबार, क्या है बच्चों, मालाबार है ना, मालाबार कोस्ट कहा जाता है। यहाँ पर तमिलनाडु का जो कोस्ट है बच्चों, इसे कहा जाता है कोरोमंडल। क्या कहा जाता है बच्चों, कोरोमंडल कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चों, कोरोमंडल कहा जाता है। और ये वाला जो कोस्ट है बच्चों, इसे कहा जाता है नॉर्थ सरकार कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चों, नॉर्थ सरकार कहा जाता है। और उड़ीसा का जो कोस्ट है बच्चों, उसे कहा जाता है उत्कल कोस्ट। क्या कहा जाता है, उत्कल कोस्ट। तो ये सारे कोस्टल प्लेन्स हैं जिनके नाम याद रखना है। गुजरात को गुजरात, महाराष्ट्र से गोवा कोंकण, गोवा से कर्नाटक कन्नड़, और कर्नाटक से केरल मालाबार, तमिलनाडु का कोरोमंडल, आंध्र प्रदेश वाला, उड़ीसा वाला नॉर्थ सरकार, और यहाँ पे उड़ीसा का है आपके उत्कल कोस्ट। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और इसके साथ ही अगला क्वेश्चन देखिएगा, लास्ट क्वेश्चन, हु इज द फ्लाइंग सिख ऑफ इंडिया। भारत में फ्लाइंग सिख कैसे कहा जाता है बच्चों, तो वो है मिल्खा सिंह। कौन है बच्चों, मिल्खा सिंह। कौन है बच्चों, मिल्खा सिंह। अभी कुछ दिन पहले ही, एक दिन पहले ही न्यूज आई थी कि जोगिंदर सिंह जो है बच्चों, है ना, भारत के नए फ्लाइंग सिख बनने वाले हैं, क्योंकि उन्होंने जो है मिल्खा सिंह के भी कुछ रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। भारत को जब मिल्खा सिंह गए हैं, तो मिल्खा सिंह के जाने के बाद नया फ्लाइंग सिख देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे इंटरेस्टिंग होगा कौन होंगे कौन नहीं होंगे, ये सारी जानकारी आपको दे दी जाएगी। तो ये था आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन बच्चों। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, है ना। वीडियो में काफी ज्यादा क्वेश्चन है, और क्वेश्चन के साथ साथ हम उनके जितने भी आपके डिटेल्स हो सकता है, जितने भी ऑप्शन डिटेल हो सकता है, वो सारे ऑप्शन में डिटेल करके एक एक करके सब बता रहा हूं। साथ ही साथ इसमें आपके एयरफोर्स, नेवी और साथ ही साथ में अग्निवीर की भर्ती जो परीक्षा दे रहे हैं विद्यार्थी, उन सब के लिए जीके जीएस महत्वपूर्ण हो जाता है बच्चों, क्योंकि हर एक उस सेक्शन में अलग अलग वेटेज है। जैसे आर्मी में बात कर ले 15 क्वेश्चन जीके जीएस के आते हैं, है ना। नेवी की बात कर ले तो लगभग आपके 18 से 20 क्वेश्चन एसएसआर में पूछे जाते हैं, एमआर में पूछे जाते हैं। इसके अलावा एयरफोर्स वाई ग्रुप में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये जो क्लास है आर्मी, एयरफोर्स और नेवी, इन तीनों के लिए बहुत फायदेमंद होगी बच्चों, है ना। तो इसी क्लास को, है ना, यहाँ ज्यादा से ज्यादा जो है शेयर करना है। साथ ही साथ अगर वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर करिए। और मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में। तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत।